अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 7th सेमेस्टर एंड पोस्ट RN 2nd सेमेस्टर के सब्जेक्ट नर्सिंग थ्योरी के म्यू के पास्ट इम्पोर्टेंट MCQs के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम अपनी MCQs डिस्कशन को कंटिन्यू करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि इस लेक्चर के पार्ट 1 में हमने 35 MCQs को डिस्कस कर लिए थे। आज की लेक्चर की शुरुआत हम MCQs 36 से स्टार्ट करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। MCQs 36 में कहते हैं कि when nurse is developing a nursing diagnosis on the basis of strength and limitation of patients, she is using which of the following theory। कहते हैं कि जब नर्स अपने पेशेंट को डायग्नोज कर रहे होते हैं, उनकी नर्सिंग डायग्नोसिस कर रहे होते हैं उनकी स्ट्रेंथ और लिमिटेशन के बेस पर, ठीक है, कि ये पेशेंट जो है किस हद तक इनमें जो है बर्दाश्त करने की काबिलियत है और किस हद तक जो है ये डिस्टर्ब हो चुके हैं, बीमारी का शिकार हो चुके हैं। तो कहते हैं कि मंदरजा झेल में से कौन सी थ्योरी को जो है नर्स जो है यूज़ कर रही होती है, जिसकी बुनियाद पर नर्स जो है वो पेशेंट की स्ट्रेंथ और लिमिटेशन को क्या कर रही होती है, उसके बेस पर डायग्नोसिस कर रही होती है। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है तो वो है ऑप्शन सी, जो कि हमारे साथ सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी के बेस पर नर्स क्या करती है, पेशेंट की स्ट्रेंथ और जो लिमिटेशन है उसके बुनियाद पर नर्सिंग डायग्नोसिस करती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आएगा। 37 में कहते हैं द परफॉर्मेंस और प्रैक्टिसेस ऑफ एक्टिविटीज दैट इंडिविजुअल इनिशिएट इन मेंटेनिंग लाइफ health and well-being on their own behalf, this concept of caring is called। कहते हैं कि वो कंडीशन जिसमें पेशेंट जो होते हैं वो अपने बेस पर मतलब ख़ुद से जो है एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, अपने हेल्थ को बेहतर रखने की कोशिश करते हैं। तो इस कंसेप्ट ऑफ केयरिंग को, इस तरह की जो केयरिंग है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको सेल्फ केयर कहते हैं। ठीक है, जिसमें पेशेंट जो है उनको दूसरे लोगों की सहारे की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो ख़ुद से एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं अपने लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, अपने हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, अपनी वेलबींग को, अपने वेलनेस को इन मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ केयर कहते हैं। 38 में कहते हैं when adult patient are having limited capabilities or strength to feed and dress themselves and incapable to control elimination and body movement, the nursing diagnosis would be made to utilize which of the following theory। कहते हैं कि वो कंडीशन जिसमें पेशेंट में अपनी आप मतलब ख़ुद से खाना खाने की काबिलियत जो है वो ख़त्म हो जाए और ख़ुद से जो है ड्रेसअप होने की जो सलाहियत होती है वो उनमें क्या हो जाए, लिमिटेड हो जाए, और इसके साथ साथ वो अपनी एलिमिनेशन और जो बॉडी मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने की काबिलियत जो है वो खो बैठते हैं। तो ऐसी कंडीशन में नर्सिस जब नर्सिंग डायग्नोसिस करते हैं तो नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए वो मंदरजा झेल में से कौन सी थ्योरी को जो है यूज़ करते हैं। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा तो वो आपके पास क्या है, तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा तो वो ऑप्शन बी आएगा, विच इज़ डेफिसिट इन परफॉर्मिंग सेल्फ केयर, मतलब वो अपना ख्याल रखने से कासिर है। ठीक है, तो इस थ्योरी को यूटिलाइज करते हुए नर्स क्या करेंगे, उनकी नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे। MCQs नंबर 39 कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओरेम थ्योरी द जेंडर, एज, डेवलपमेंटल स्टेट, health state, socio-cultural orientation, healthcare system, family system, living pattern, resources, adequacy and availability is called। इसको हम क्या कहेंगे, ये तमाम हमारे साथ क्या आते हैं, ये किस फैक्टर्स में आते हैं, तो इसको हम कंडीशनिंग फैक्टर्स कहते हैं, जो कि हमारे कंडीशंस को क्या करती है, इफेक्ट करती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपके पास इसमें सही आएगा। 40 में कहते हैं न्यूमन स्टेट दैट द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड।
न्यूमैन के मुताबिक कोई भी शख्स जिसमें ये सलाहियत हो, जिसमें ये एबिलिटी हो कि वो अपने इन्वायरमेंट के साथ बेहतर तरीके से इंटरेक्शन कर सकते हो, तो इस स्टेट को हम क्या कहेंगे? इस स्टेट को हम कॉन्शियसनेस कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए आपके पास सही आएगा। 41 कंपोनेंट ऑफ न्यूमैन थ्योरी इन रिलेशन टू कॉन्शियसनेस आर। अगर हम न्यूमैन थ्योरी की कंपोनेंट के हवाले से बात करें और उसको हम कॉन्शियसनेस के साथ रिलेट करें, तो कॉन्शियसनेस में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें आती है? इसमें आपके पास कॉग्निटिव अवेयरनेस भी आती है, अफेक्टिव अवेयरनेस भी आती है, इसके साथ साथ फिजियोकेमिकल मेंटेनेंस, ग्रोथ प्रोसेसेस एंड इम्यून सिस्टम, मतलब ये ऑल आपके पास आती है। तो ऑप्शन डी आपके पास इसमें सही होगा। सही है। 42 में कहते हैं अकॉर्डिंग टू व्यू ऑफ न्यूमैन हेल्थ इनकम्पासेस डिजीज एंड नॉन डिजीज एंड इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द अंडरलाइंग पैटर्न ऑफ। कहते हैं कि न्यूमैन के मुताबिक, न्यूमैन के व्यू के मुताबिक हेल्थ जो है, हेल्थ में आपके पास डिजीज़ नॉन डिजीज़ स्टेट आते हैं, और ये डिजीज़ नॉन डिजीज़ स्टेट किस चीज़ की वजह से मुतासिर होती है, किस चीज़ की वजह से काज होती है? तो ये पर्सन के इन्वायरमेंट का इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। 43 में कहते हैं इन न्यूमैन व्यू is to establish a primary relationship with the client for the purpose of identifying meaningful pattern and facilitating the client action potential and decision making abilities. This is the responsibility of। कहते हैं कि न्यूमैन के मुताबिक वो कंडीशन, वो प्रोसेस जिसमें नर्सेस क्या करते हैं, अपने पेशेंट के साथ एक मीनिंगफुल, एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप क्या करते हैं, कायम करते हैं, इस मकसद के लिए कि पेशेंट से प्रॉपर तरीके से डेटा हासिल किया जा सके, उनके जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किए जा सके, और इसके साथ साथ पेशेंट को हम इनकरेज करें, उनको हम डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ जो है उनमें हम क्या करें, प्रोमोट करें, उसको बेहतर बनाएं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? तो जाहिर बात है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफेशनल नर्सिस की ही होती है। ऑप्शन सी आपके पास सही आएगा। 44 में कहते हैं द टास्क ऑफ नर्सिंग इज नॉट टू ट्राई टू चेंज द बिहेवियर और हेल्थ पैटर्न ऑफ अनदर पर्सन बट टू रिकॉग्नाइज इट एज इंफॉर्मेशन एंड यूज दीज इंफॉर्मेशन। कहते हैं कि नर्सिंग में नर्सिस का जो काम होता है वो पेशेंट की जो बिहेवियर और जो हेल्थ पैटर्न है, ठीक है, उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करना नहीं होता, बल्कि उनको जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना होता है। और इस इंफॉर्मेशन को फिर हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? इस इंफॉर्मेशन को फिर हम पेशेंट की केयर के लिए जब प्लानिंग करते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं, और इसके साथ साथ नर्सिंग डायग्नोसिस करने के लिए भी हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। तो इसमें आपके पास ऑप्शन डी जो है ये क्या आएगा? करेक्ट आएगा। 45 में कहते हैं सिस्टम इंक्लूड फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल, डेवलपमेंटल एंड स्पिरिचुअल वेरिएबल्स दैट इंटरैक्ट विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। दिस कंसेप्ट इज प्रेजेंटेड बाय। कहते हैं कि वो सिस्टम जिसमें आपके पास फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चर, डेवलपमेंटल और जो स्पिरिचुअल वेरिएबल्स है ये आते हैं, जो कि किसी भी पेशेंट के इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, उसको इफ़ेक्ट करता है। तो ये कंसेप्ट किस थ्योरी में पेश किया गया था, किस थ्योरी में जो है इस कंसेप्ट को पेश किया गया था? ठीक है, तो ये थ्योरी जो है हमारे साथ जो बीटी न्यूमैन थ्योरी है, जिसको हम बीटी न्यूमैन सिस्टम मॉडल थ्योरी कहते हैं, ठीक है, तो उसमें ये कंसेप्ट जो है पेश किया गया था। 46 में कहते हैं यूनिवर्सल स्ट्रेसर्स एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट डिस्टर्बिंग अ क्लाइंट यूजुअली स्टेबिलिटी लेवल और नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस। ईच स्ट्रेसर हैज़। कहते हैं कि जितने भी यूनिवर्सल स्ट्रेसर्स है, ठीक है, यूनिवर्सल स्ट्रेसर से मुराद कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आप परेशान होते हो, जिसकी वजह से आप इरिटेट होते हो, जिसकी वजह से आपकी जो स्टेबिलिटी लेवल है वो मुतासिर होती हो, ठीक है। तो कहते हैं कि इसकी वजह से जो है
जो पेशेंट होते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी लेवल है या जो नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस है वो क्या होती है, वो मुतासिर होती है, डिस्टर्ब होती है। तो कहते हैं जितने भी यूनिवर्सल स्ट्रेसर्स होते हैं तो ये क्या होते हैं, सेम इनकी पोटेंशियल जो है वो सेम होती है या एक दूसरे से डिफरेंट होती है, या कुछ वेरिएबल जो है वो पोटेंशियल रखती है, कुछ नहीं रखती। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा। मतलब ये है कि हर एक स्ट्रेसर्स का जो पोटेंशियल होता है वो दूसरे स्ट्रेसर से क्या होता है, चेंज होता है, डिफरेंट होता है। 47 में कहते हैं इफ क्लाइंट ब्लड प्रेशर इज हाई और लो दिस इंडिकेट दैट एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स हैज इफेक्ट द लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ। कहते हैं कि अगर क्लाइंट का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो रहा हो या लो हो रहा हो तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स है इसने पेशेंट की जो लाइन ऑफ डिफेंस है उसको क्या किया है, उसको इफ़ेक्ट किया है। तो कौन सा लाइन ऑफ डिफेंस इफ़ेक्ट किया है, फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो है पेशेंट का इफ़ेक्ट किया है, जिसकी वजह से उनका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई या लो होता है। 48 में कहते हैं एनी चेंज दैट अकर्ड इन द फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चर, डेवलपमेंटल एंड स्पिरिचुअल सिस्टम ऑफ द क्लाइंट दिस इज कॉल्ड। कोई भी चेंज जिसकी वजह से पेशेंट की फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चर, डेवलपमेंटल या स्पिरिचुअल सिस्टम जो है वो मुतासिर होता हो, ठीक है, उसमें डिस्टर्बेंस आती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्लाइंट वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आएगा एमसीक्यूज नंबर 48 में, ठीक है। 49 ईच क्लाइंट or client system has evolved a normal range of responses to the environment that is referred to as। कहते हैं कि हर एक पेशेंट का या हर एक पेशेंट के सिस्टम का एक नॉर्मल रेंज ऑफ रिस्पॉन्स होता है इन्वायरमेंट को, जिसमें वो क्या करता है, उस इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें होती है उसको रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, जिसके साथ उसकी इंटरेक्शन हो रही होती है। तो इससे क्या मुराद है, इससे आपका जो नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस है वो मुराद है, ठीक है। ऑप्शन सी आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपके पास इसमें सही आता है। 50 में कहते हैं अकॉर्डिंग टू बीटी न्यूमैन सिस्टम मॉडल द नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस कैन बी यूज एज अ स्टैंडर्ड फॉर विच टू। बीटी न्यूमैन सिस्टम मॉडल के मुताबिक हमारे साथ जो नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस होता है इसको हम किस चीज़ के लिए एज अ स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हैं, इसको हम हेल्थ में जब डिविएशन आती है तो उसको मैयर करने के लिए हम इस नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस को जो है एज अ स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुका है। 51 में कहते हैं एन ऑप्टिमल स्टेट ऑफ सिस्टम स्टेबिलिटी इज कॉल्ड। कहते हैं कि किसी भी शख्स की जो कंडीशन है वो ऑप्टिमल हो, ऑप्टिमल से मुराद बेस्ट से बेस्ट हो, अच्छा से अच्छा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वेलनेस कहते हैं। 52 which one clinical method is applied in client assessment and intervention in identification and reduction of possible or actual risk factor। कहते हैं कि वो कौन सा क्लिनिकल मेथड है जो कि हम क्लाइंट की असेसमेंट के दौरान जो कि हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं जब हम क्लाइंट की असेसमेंट और इंटरवेंशन कर रहे होते हैं, ताकि उनके हम जितने भी एक्चुअल रिस्क है, ठीक है, या जो पोटेंशियल रिस्क होते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करें और उससे हम उनको क्या करें, दूर करें। तो इसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन में हम ये करते हैं। 53 में कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन रिलेट टू अपीयरिंग सिम्टम्स फॉलोइंग अ रिएक्शन टू स्ट्रेसर्स द नर्स रिस्पॉन्स टू अप्रोप्रिएट रैंकिंग ऑफ इंटरवेंशन प्रायोरिटीज एंड ट्रीटमेंट वुड बी टू। कहते हैं कि जो सेकेंडरी प्रिवेंशन हम करते हैं तो इसमें बेसिकली सेकेंडरी प्रिवेंशन हम तब देते हैं जब किसी भी किस्म की बीमारी के जो सिम्टम्स है वो पेशेंट में अपीयर हो जाए, ठीक है, और इसी तरह से इसको हम प्रायोरिटी देते हुए फिर उसकी हम क्या करते हैं, केयर करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि हम क्या करें, ताकि जो जितने भी नोशियस इफ़ेक्ट है, ठीक है, ख़तरनाक असरात है, उसको हम कम से कम कर सकें, उसको मज़ीद बढ़ने हम ना दें। तो इसलिए हम सेकेंडरी प्रिवेंशन करते हैं।
54 में कहते हैं द क्लाइंट एज अ सिस्टम इज इन डायनेमिक एंड एक्सचेंज कांस्टेंट एनर्जी विद। कहते हैं कि जो क्लाइंट होते हैं एज अ सिस्टम अगर हम इनको देखते हैं तो ये डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक से मुराद कंडीशंस के साथ चेंज होते रहते हैं, एनवायरनमेंट के साथ चेंज होते रहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, कांस्टेंटली अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करते रहते हैं। किस चीज़ के साथ? एनवायरनमेंट के साथ। ऑप्शन ए आपके पास इसमें करेक्ट आएगा। 55 में कहते हैं द कंडीशन इन विच ऑल सिस्टम पार्ट्स एंड सब पार्ट्स आर इन हार्मोनी इन फंक्शनिंग विद द होल सिस्टम ऑफ द क्लाइंट इज कॉल्ड। कहते हैं वो कंडीशन जिसमें पेशेंट के जितने भी बॉडी पार्ट्स और सब पार्ट है वो कोलेबरेटली क्या कर रहे होते हैं, प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इसको हम एडजस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपके पास सही आएगा। 56 में कहते हैं न्यूमन given the definition that the condition in which all system parts and sub parts are in harmony with the whole of the client, this definition relate with which of the following। तो ये आपके हेल्थ से रिलेटेड बात हो रही है। ऑप्शन बी आपके पास सही आएगा। 57 in the process of care Henderson philosophy emphasizes the function of the nurse along with a list of basic patient needs। this list include, इस लिस्ट में हमारे साथ कितने कंपोनेंट थे? इस लिस्ट में हमारे साथ 14 बेसिक नीड्स के बारे में बात की गई थी। ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आएगा। ठीक है, और ये वाले एमसीक्यूज ऑलरेडी मैंने जो यूनिट वाइज एमसीक्यूज बनाए हैं उसमें ये सारे एमसीक्यूज मेंशन हैं ऑलरेडी, अगर आप लोग उसको देखें तो। 58 में कहते हैं व्हेन अ कॉन्शियस पेशेंट इज अनेबल टू परफॉर्म टास्क ऑफ डेली लिविंग What will be the role of nurse in this compromised state। कहते हैं कि अगर एक कॉन्शियस पेशेंट जो है वो अपने रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ है उसको करने से कासिर हो जाए तो ऐसी कंडीशन में नर्सिस का क्या किरदार होता है? तो ऐसी कंडीशन में नर्सिस का पहला काम ये होता है कि उन्होंने सबसे पहले पेशेंट की जो बेसिक नीड्स है उसको असेस करना होता है कि पेशेंट को किस तरह की नीड की ज़रूरत है। फिर उसके बाद नर्स जो है पेशेंट की जो नीड है उसको पूरा करने में उनकी क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। 59 में कहते हैं हेंडरसन व्यू द नर्सिंग प्रोसेस इज really the application of the logical approach to the solution of problem। what is the reason behind the logical approach। कहते हैं कि हेंडरसन ने नर्सिंग प्रोसेस के हवाले से जो बात की थी कि नर्सिंग प्रोसेस जो है ये हमारे साथ एक लॉजिकल अप्रोच है जिसमें हम पेशेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लॉजिकल अप्रोच से क्या मुराद है? लॉजिकल अप्रोच से मुराद ये है कि इसमें हमारे साथ साइंटिफिक मेथड्स के ज़रिए स्टेप्स डेवलप किए गए होते हैं और उसको यूज़ किए जाते हैं। 60 For what reason nursing process stresses the science of nursing rather than the mixture of science and arts on effective healthcare services of any kind। कहते हैं कि किस वजह से नर्सिंग प्रोसेस जो है इसको जो है साइंस ऑफ नर्सिंग कहा गया है बजाय इसके कि इसको साइंस एंड आर्ट ऑफ इफ़ेक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज जो है कहा गया हो। तो सिर्फ इसको साइंस ऑफ नर्सिंग क्यों कहा गया है? तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी आएगा। मतलब इट इज़ रिसर्च बेस्ड मॉडल, क्योंकि जितने भी प्रोसेसेस हुए हैं तो रिसर्च के बेस पर हुए हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको साइंस ऑफ नर्सिंग कहा जाता है। 61 में कहते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बेसिक ह्यूमन नीड। मंजिल में से कौन सा बेसिक ह्यूमन नीड में नहीं आता? तो चूज प्रोफेशन एज अ कैरियर, ये आपके पास बेसिक ह्यूमन नीड्स में नहीं आता। 62 में कहते हैं MCQ 62 में कहते हैं कि when patient is unable to move and maintain desirable posture due to disease or accident, this is diagnosed by the nurse is। तो इसमें नर्स जो है इसको जब डायग्नोज करता है जिसमें उनको पता चलता है कि बंदा जो है अब इस काबिल नहीं है कि वो मूव कर सके या अपने डिज़ायरेबल पोस्चर को मेंटेन कर सके। ठीक है, बीमारी की वजह से या चाहे कोई एक्सीडेंट हुआ हो। ठीक है, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं? नॉलेज डेफिसिट, केयर डेफिसिट, फिजिकल लिमिटेशन या बिहेवियर। तो ऑप्शन सी आपके पास इसमें क्या आएगा? करेक्ट आएगा, फिजिकल लिमिटेशन हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन 62 में ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आएगा। 63 में कहते हैं व्हेन अ पेशेंट प्रोग्रेस टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर विद नॉर्मल रेंज बाय एडजस्टिंग क्लॉथ
and modifying the environment. In scientific term this is called the ability. Scientific term में इसको हम क्या कहेंगे? इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा MCQs नंबर 63 में, तो वो ऑप्शन बी है, मतलब मीट ओन नीड विदाउट असिस्टेंट, बगैर किसी की सपोर्ट के अपने नीड्स को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। 64 में कहते हैं स्पीड और डिग्री टू विच द पेशेंट परफॉर्म इंडिपेंडेंटली द एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग दिस इज़ इवालुएटेड एज। इसको हम कैसे इवालुएट करेंगे? इसको हम ऐसे इवालुएट करेंगे कि पेशेंट पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव पेशेंट आउटकम, ठीक है। तो पेशेंट जो है वो पॉजिटिवली जो है हमें क्या कर रहा है? रिस्पॉन्स दे रहा है। Nurse perform passive exercise on daily basis to reduce the knee joint stiffness. After 1 week, patient started walking without any difficulty. This nursing care evaluation categorizes. अब इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम पॉजिटिव नर्सिंग इंटरवेंशन आउटकम कहेंगे कि पेशेंट को नर्स ने जो केयर दी थी, ठीक है, तो उस केयर की वजह से पेशेंट इस काबिल हो गया है कि वो अब खुद से जो है चलने फिरना शुरू कर दिया है। 66 में कहते हैं when a nurse provide a patient with comfortable bed, take care of it wheels log and call bell is in his her access which need of patient she consider। तो ये पेशेंट की सेफ्टी के हवाले से क्या कर रही है? नर्स जो है इकदाम कर रहे हैं। 67 में कहते हैं हेंडरसन बिलीव नर्सेज had to teach patients certain concepts to promote health included but not limited to diet, rest, exercise and also help patients with psychosocial recovery while supporting spirituality and combine these concepts in the holistic approach. This approach is labeled as health promotion, wellness concept, preventative medicine या rehabilitation। तो health promotion ऑप्शन ए आपके पास इसमें क्या आएगा? करेक्ट आएगा। सॉरी, इसको हम क्या कहेंगे? MCQ 67 में आपके पास क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, वेलनेस कंसेप्ट। 68 में कहते हैं अकॉर्डिंग टू द 21 नर्सिंग प्रॉब्लम थ्योरी, जिसको फेजी अब्दुल्ला ने जो है वो पेश किया था। पेशेंट आर डिस्क्राइब एज हैविंग फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल नीड, दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम टोटल हेल्थ नीड कहते हैं। ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आएगा। 69 में कहते हैं अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंसेप्ट दैट गिव्स अ सिस्टमेटिक व्यू ऑफ फिनोमिना विच एक्सप्लेनेटरी एंड प्रेडिक्टेबल इन नेचर, विच इज एक्सप्लेनेटरी एंड प्रेडिक्टेबल इन नेचर। तो ये आप सबको पता है कि ये थीरीज की जो डिफिनीशन है वो आपको यहाँ पर बताई गई है। तो ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आएगा। सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके नर्सिंग थ्योरी के केएमयू के पास्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो कि मैंने आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।